welcome on figuring out, sir. जो पैसा लूट के भाग गया, क्या पैसा, क्या लूट। 9 साल के बाद विजय माल्या कैमरे के सामने आते हैं और सीधा दावा करते हैं, यू मे कॉल मी अ फ्यूजिटिव बट आई डिडंट रन अवे। Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. लोगों को ये शॉकिंग लगा क्योंकि ये वही इंसान है जो इंडिया से 9,000 करोड़ का लोन लेकर बाहर निकल गया था और अब कह रहा है मैं भागा नहीं, एक शेड्यूल्ड ट्रिप पे गया था। राज शमानी के पॉडकास्ट में ये क्लेम एकदम सीधे कैमरे में देखकर बोला गया और फिर शुरू हुई 2 हिस्सों में बटी जनता की राय। एक तरफ लोग बोले चलो कम से कम सामने तो आया, दूसरी तरफ बोले अब 9 साल बाद सिंपैथी लेने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी क्यों? आरसीबी की जीत के बाद पॉडकास्ट का टाइमिंग, कैमरे के सामने बैठना जहां कोई तेज सवाल नहीं पूछ रहा, क्या ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू था या फिर ये एक सोची समझी इमेज रीबिल्डिंग की शुरुआत है? हम ये पूरा इस वीडियो में जानेंगे। माल्या के दावों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और क्या ये सब एक लीगल स्ट्रेटेजी है इंडिया वापस आने की? विजय माल्या का नाम एक समय सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में नहीं बल्कि ग्लैमर और सेलिब्रिटी कल्चर में भी लिया जाता था। यूनाइटेड ब्रूअरी के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने किंगफिशर बियर को ना सिर्फ एक ब्रांड बनाया बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बना दिया। और फिर आया उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट किंगफिशर एयरलाइंस, एक ऐसी एयरलाइंस जो इंडिया की सबसे प्रीमियम फ्लाइट एक्सपीरियंस देने वाला वादा करती थी। एयर होस्टेस की ड्रेस से लेकर फ्लाइट की इंटीरियर्स तक सब कुछ लग्जरी था। साथ ही आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खरीदना, फॉर्मूला 1 टीम को स्पॉन्सर करना और हर साल किंगफिशर कैलेंडर निकालना, ये सब माल्या की इमेज को और भी हाई प्रोफाइल बनाते गए। लोग उन्हें इंडिया का रिचर्ड ब्रैंसन बुलाने लगे थे और वो भी चाहते थे कि उनका नाम सिर्फ बिजनेस में नहीं, ग्लैमर और बोल्ड लाइफस्टाइल में भी टॉप पर रहे। उस वक्त विजय माल्या सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। मीडिया उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाती थी और उन्होंने भी इस टैगलाइन को पूरे दिल से अपनाया। लेकिन इसी फेम के पीछे एक कर्ज का पहाड़ भी चुपचाप बन रहा था और जल्द ही वो एम्पायर जिसकी नींव पर सेलिब्रेशन था, वही एम्पायर कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइंस का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा, वैसे वैसे उसके नीचे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया। माल्या ने अपने सपनों की एयरलाइंस को बनाए रखने के लिए एग्रेसिवली लोन उठाए, लेकिन एयरलाइंस बिजनेस में जो प्लानिंग चाहिए होती है, शायद उतनी क्लियरिटी वहां नहीं थी। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने इंडस्ट्रीज को हिला दिया और किंगफिशर एयरलाइंस को सबसे बड़ा झटका लगा। ऑपरेशनल लॉसेस, एयरक्राफ्ट लीजिंग की प्रॉब्लम्स और बढ़ते खर्च की वजह से एयरलाइंस के नीचे की ज़मीन खिसकने लगी। 2012 तक आते आते एयरलाइंस को डीजीसीए ने ग्राउंडेड कर दिया और उस वक्त तक कर्मचारियों को महीने से सैलरी नहीं मिली थी। लोग सड़कों पर उतर आए, एम्प्लॉयज़ ने भूख हड़ताल की और वही स्टाफ जिसने किंगफिशर को प्रेस्टीज सिंबल बनाया था, अब प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा था। पॉडकास्ट में माल्या ने कहा, एपोलोजाइज टू किंगफिशर एम्प्लॉयज़। लेकिन क्या सिर्फ माफ़ी काफ़ी है? 9,000 करोड़ का लोन अनपेड है, 17 से ज़्यादा बैंक्स की लायबिलिटी बाकी है और उसी समय विजय माल्या इंडिया से बाहर चले गए। किंगफिशर का क्रैश सिर्फ एक कंपनी का डूबना नहीं था, ये हज़ारों कैरियर्स का एंड और एक पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था। जब किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई और माल्या इंडिया से बाहर चले गए, तब असली तूफान शुरू हुआ। 9,000 करोड़ रुपए का लोन, 17 से ज़्यादा बैंकों का पैसा और उस पैसे का हिसाब ना कहीं बैलेंस शीट में था, ना माल्या के जवाबों में। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाए कि विजय माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग की शेल कंपनीज के जरिए पैसा घुमाया और जो लोन एयरलाइंस के लिए लिया गया था, उसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और पर्सनल एक्सपेंसिव में किया गया। लेकिन पॉडकास्ट में माल्या ने कहा, वेयर इज द चोर, वेयर इज द चोरी। उनका कहना है कि उन्होंने बैंक्स को सेटलमेंट ऑफर दिया था और जो पैसा उन्होंने लिया था ना, उससे ज़्यादा वापस करने की पेशकश की थी।
वो इस पूरे केस को बिजनेस फेलियर बता रहे हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया में कोई भी बिजनेस अगर फेल हो जाए तो उसे फ्रॉड मान लिया जाता है। पर सवाल ये है, क्या ये सच में सिर्फ फेलियर था या फिर ये एक प्लान्ड फाइनेंशियल मैनिपुलेशन थी? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में शेल कंपनीज का जिक्र है। मॉरिशस और गोवा में सस्पिशियस प्रॉपर्टीज डील की गई और कई बैंक ऑफिशियल्स के सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं। तो क्या माल्या सच में मिसअंडरस्टूड है या फिर उनके चार्म और कॉन्फिडेंस के पीछे छुपा है एक बेहद कैलकुलेटेड स्कैम? जब विजय माल्या इंडिया छोड़कर यूके चले गए तो उनकी जिंदगी में एक नया मुकाम आया। भारत सरकार ने यूके से उनकी एक्स्ट्राडिशन मांगी ताकि उन्हें इंडिया लाकर उनके ऊपर लगे केसों का सामना करना पड़े। ये मामला दोनों देशों की कोर्ट में लंबी चल रही लीगल लड़ाई में बदल गया। आर्थर रोड जेल की कंडीशन भी चर्चा में आई, जहां अगर एक्स्ट्राडिशन हो जाता है तो उन्हें रहना पड़ेगा। बताया गया कि जेल में हालत काफ़ी टफ है और ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता ने कहा कि उनकी हेल्थ और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। माल्या के वकीलों ने ये भी आर्ग्यू किया कि एक्स्ट्राडिशन से उनके फंडामेंटल्स ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। लंदन में उनकी जिंदगी और लाइफस्टाइल अभी भी कंफर्टेबल है। प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस और कुछ रॉयल्टीज की वजह से उनकी ऑनगोइंग इनकम बनी हुई है। लीगल तौर पर वो अभी इंडिया के मुकदमों का सामना कर रहे हैं, पर उन्होंने कोशिश की है कि मीडिया में अपनी छवि ठीक बनाए रखें। इस एक्जिले ने उनकी पब्लिक इमेज को और जटिल बना दिया। कुछ लोग उन्हें एक फंसे हुए शख्स के तौर पर देखते हैं तो कुछ फर्स्ट क्लास की सुरक्षा का उदाहरण। लीगल बैटल्स लंबी खींची, पर विजय माल्या की कहानी ने दुनिया भर के मीडिया और जनता का ध्यान खींचा रखा। फिर आया वो पॉडकास्ट जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। टाइमिंग बड़ा ही स्ट्रेटेजिक था। उस वक्त आरसीबी की जीत की खुशी थी और जेन जेड तक पहुंचने का भी बड़ा मौका। माल्या ने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया अपनी कहानी बताने के लिए ताकि उनकी छवि थोड़ी बेहतर बन सके। पॉडकास्ट में विजय माल्या ने खुलकर अपने पक्ष में बातें की, अपने फैसलों की वजह समझाई और कुछ हद तक अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया। लेकिन पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड मिला। तो दूसरी तरफ आलोचक कहने लगे ये सब तो एक पीआर स्टंट है, बस लोगों को भावुक करके अपनी छवि साफ करने की कोशिश है। राज ने भी पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, पर सवाल ये था, क्या उन्होंने माल्या पर तीखे सवाल किए या थोड़े नर्म रहे? कई लोगों को लगा कि राज थोड़ा सॉफ्ट नजर आए, शायद ज़्यादा तकरार नहीं करना चाहते थे। ये पॉडकास्ट डिबेट को और तेज कर गया। क्या विजय माल्या सच में अपनी गलती मान रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड इमेज क्लीनिंग कैंपेन है? एक बात तो साफ है, माल्या ने अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नया तरीका आजमाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विजय माल्या इंडिया वापस आएंगे या नहीं? उनका कहना है इफ आई गेट फेयर ट्रायल, यानी अगर उन्हें एक न्याय संगत मौका और निष्पक्ष सुनवाई मिले तो वो लौटने को तैयार है। The country. They tag you as fugitive, fraud, and all of these are tags because you choose to not come back to the country. If I have a fair assurance of a fair trial and a dignified existence in India, you may be right. लेकिन फिर भी कई बड़े अनसॉल्व्ड इश्यू हैं। उनके हजारों एम्प्लॉयज का क्या होगा जिनका भुगतान अटका है? 9,000 करोड़ का कर्ज जो अभी भी बैंकों के सामने लंबित है, और सबसे अहम जनता का भरोसा जो इस पूरे घटनाक्रम में काफी टूट चुका है। क्या विजय माल्या भारत की प्रिविलेज शील्ड का प्रतीक है जो बड़े लोगों को कानून के बाहर रखता है, या फिर वे उस सिस्टमिक फेलियर के शिकार हैं जहां कानून और सिस्टम दोनों ही कामयाब नहीं हो पाए? ये सवाल अभी भी खुले हैं और पब्लिक निर्णायक बनना चाहती है। माल्या की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी चलती जाएगी, जो भारतीय राजनीति, कानून और बिजनेस की जटिलताओं को दिखाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।